नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 1857 के वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक के चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अब मुश्किल से 5-6 चैप्टर और बच गया है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, इसको मतलब ये इतिहास में कैसे एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला जाता है 1857 की, जबकि भारत आज़ाद हुआ था 1947 को। तो इसको क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है? अगर इससे पहले चैप्टर को देखे होंगे पिछले लेक्चर में, तो उसमें ये देखेंगे कि जो एक्ट्स मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन से ये ब्रिटेन एक्ट्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो उसमें से एक था चार्टर एक्ट। तो लास्ट वाला जो चार्टर एक्ट था वो 1853 था। तो 1853 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हो गया था भारत में। तो उन सब चीज़ों को लेकर भारत में एक अलग ही माहौल चल गया था भारत के लोगों के बीच में, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अलग ही शासन यहाँ पर कर रही थी। तीन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे एक ही चीज़ का ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% ऐसे दोस्त हैं कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। केवल उसमें से 10% ऐसे ही पढ़ने वाले होते हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई वो इंस्टाग्राम की वो ऐसी वीडियो नहीं है कि जिसको आप रील स्क्रॉल करेंगे और आपका मनोरंजन होता रहेगा। ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, तो उसी के पर्पज़ से ये वीडियो मैं आपके समक्ष लाता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसको असल में हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या इसको सिपाही का विद्रोह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिपाही का विद्रोह। सिपाही का विद्रोह भी इसको बोला जाता है। ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी कि ये जो ऐसी ये लड़ाई थी कि हर लोगों के बीच में, भारत के जितने भी लोग थे उनमें एक अलग सी भावना जाग गई थी कि अब भारत को आज़ाद कराना है इन अंग्रेज़ों से। तो क्यों ये मतलब लड़ाई, ये संग्राम क्यों शुरू होता है, तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो 1857 की जो लड़ाई थी ना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। तो एक ये बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था और ये सिपाहियों के द्वारा विद्रोह हुआ था। ये सिर्फ एक विद्रोह ही नहीं था, यानी सिपाहियों की एक बगावत ही नहीं थी, बल्कि देश के कई कई हिस्सों से, जैसे आम लोग हो गए, किसान हो गए, जमींदार हो गए, राज रजवाड़े हो गए, इनमें भी, इन विद्रोह में भी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन विद्रोह में भी भाग लेते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या और भी लखनऊ का जो नवाब होता है, कानपुर का, बिहार का। तो इन सभी हर जगहों पर एक ये स्वतंत्रता संग्राम में हर कोई अपने आप को ये पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। देखिए कि जब बात 1857 की होती है, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है भारत में। तो कई कारणों से इनका विद्रोह का जन्म ले लेता है। कई कारणों से, जैसे चार्टर एक्ट आ गया था और भी इनका अलग नियम था, तो उन टैक्स लगाना हो गया था। तो इन कारणों से अलग अलग जगहों पर विद्रोह उत्पन्न शुरू हो गया था। उनमें से कुछ विद्रोह जो होता है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो उनमें से एक विद्रोह था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, अगर हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये चर्बी वाला अफवाह क्या था? देखिए, विद्रोह की शुरुआत का सबसे पहला कारण यही था। उस समय एक इनफील्ड राइफल्स, अभी आज का जो एक बाइक चलता है इनफील्ड राइफल, बुलेट के नाम से आप जानते होंगे, तो उसी के नाम पर, मतलब इसके नाम पर, ये जो बंदूक आप देख रहे हैं इसका नाम है इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल्स, इसी के नाम पर वो बुलेट का नाम रखा गया है। तो इसमें ये अफवाह फैला था कि ये जो इनफील्ड राइफल्स हैं, इन राइफल में जो कारतूस, ये कारतूस है, ये जो कारतूस लगाया जाता है, इन कारतूसों को चबाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, यानी इन कारतूसों को देखिए, लगाने से पहले इस बंदूक में इन कारतूसों को दांत से मतलब खींचा जाता है, खींच कर इस कारतूस में, इन राइफल्स में भरा जाता है। तो मतलब इन कारतूसों को चबाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चर्बी है, इस वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी, ये सूअर की चर्बी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये ब्रिटिश अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इस्तेमाल होता है ये किन के लिए सबसे ज़्यादा
मतलब अपमान था, ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए ये जो धार्मिक अपमान था। तो धार्मिक अपमान किन के लिए? हिंदू, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान इन दोनों के लिए ये धार्मिक मतलब अपमान हो गया था। तो सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक जो भावना है उनका मजाक उड़ा रही है। मतलब ये देखिए, जो सिपाही होते थे ना, तो इन राइफल को चलाते थे, अंग्रेज इन राइफल को देते थे सिपाहियों को। और सिपाहियों में भर्ती जो चार्टर एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत ये बोला गया था कि अब सैन्य में मतलब आर्मी में अब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो उनमें जो भारतीय होते थे उनको राइफल दिया जाता था। तो उस राइफल में क्या होता था कि जो कारतूस लगाया जाता है, इस कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचा जाता है, फिर इस राइफल में लगाया जाता है। और जो दांत से खींचा जाता है, यही अफवाह फैला था कि ये जो चर्बी लगाया जाता है वो गाय की चर्बी हो गई और सूअर की चर्बी से इसको बनाया जाता है। ये अफवाह फैल गया था और ये अफवाह बहुत तेजी से फैला था हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक भावना को लेकर। तो इनको लगा कि ये जो अंग्रेज हैं हमारी धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये जो अफवाह था काफी ये विद्रोह का कारण बन गया था। सेकेंड जो लड़ाई का जो कारण होता है वो होता है सामाजिक और धार्मिक दखल, सामाजिक और धार्मिक धार्मिक दखल। अंग्रेजों ने कई ऐसे नियम लागू किए जो भारतीयों को पसंद नहीं था, जैसे कि सती प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई। सती प्रथा को ये अंग्रेज क्या किए थे? बंद कर दिए। विधवाओं को दोबारा शादी करना, विधवा का दोबारा शादी करना, शादी करना, ये इसकी इजाजत मतलब धार्मिक में पहले के जो लोग थे तो इन परंपराओं को मानते थे कि सती प्रथा होनी चाहिए। ऐसे ये सती प्रथा बहुत हजारों साल से नहीं चलती आ रही, ये कुछ सालों के बाद ये शुरू हुई थी, जो एक परंपरा बन गई थी और विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी। तो ये अंग्रेज क्या किए थे? इन प्रथाओं को बंद कर दिए थे। इससे क्या हुआ कि ये कुछ लोगों को अपनी परंपराओं पर ये हमला मानते थे कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि हमारी परंपरा पर ये हमला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसके अलावा अंग्रेज मिशनरियों के जरिए ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और दूसरे का धर्म जो है उसको नीचा समझते थे, जिससे लोगों को डर था कि उनका धर्म क्या हो गया? खतरे में आ गया, उनका धर्म क्या हो गया? खतरे में आ गया, खतरे में आ गया। तो ये भी एक सेकेंड पॉइंट बनता है कि जो लड़ाई का ये शुरुआत ऐसे माना जाता है। और थर्ड नंबर पर आता है कि आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और जमींदारों का बहुत शोषण किया था, ये तो सबको पता है, क्योंकि भारी टैक्स लगाना ये भी तो एक आर्थिक शोषण ही होता है, भारी टैक्स लगाना और जमीन को छीनना, जमीन छीनते थे ये अंग्रेज। छीनने की जो इनकी नीतियां थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गए, इनको क्या करते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता था ये जमीनों को छीनता था, इनकी जो नीतियां बनाई गई थी। तो लोगों में क्या हो गया? गुस्सा आने लगा, लोगों में इन नीतियों को लेकर गुस्सा आने लगा। और इस नीति के तहत अगर किसी रियासत का जो राजा बिना वारिस का मर जाता है, मतलब अगर कोई रियासत का राजा है और इसका वारिस नहीं है और मर जाता है ये राजा, तो इसका जो जमीन होता था, धन दौलत, जमीन, मतलब ये जो रियासत होती थी, ये अंग्रेज अपने पास रख लेते थे। ये अंग्रेज उसको क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। और इससे कई राजा रजवाड़े क्या थे? इससे नाराज हो गए थे। इन चीजों को लेकर, इन नीतियों को लेकर राजा रजवाड़े नाराज हो गए, नाराज हो गए थे। और अगला पॉइंट जो है कि ये 1857 की जो लड़ाई की शुरुआत माना जाता है, इनमें से 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला जो पॉइंट है सिपाहियों की नाराजगी। सिपाहियों में क्या नाराजगी थी भाई? सिपाहियों में ये नाराजगी थी कि इनको सही से टाइम पर वेतन नहीं मिलता था। सिपाहियों को ये था कि टाइम पर वेतन नहीं मिलता था, मिलता भी था तो कम वेतन मिलता था और उनमें भेदभाव करके वेतन मिलता था, भेदभाव करके वो वेतन मिलता था। जैसे अगर उन सिपाहियों में कोई अंग्रेज सिपाही है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलता था, कोई भारतीय सिपाही है तो उसको कम वेतन मिलता था। ऐसा भेदभाव करके वो वेतन सैलरी दिया जाता था। विदेशी युद्धों में भेजे जाने की शिकायत थी, मतलब विदेश में युद्ध हो रहा है तो उसमें भारतीयों को भेजा जाता था, भारतीय सिपाहियों को भेजा जाता था, भारतीय सिपाहियों को विदेशों में भेजा जाता था।
उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो ऐसे ये सिपाहियों की एक प्रकार की नाराजगी थी, जो इन वजहों से मिलकर एक आग में क्या हो गया, आग में घी डालने का काम कर देता है। और ये पहले से लोग तो पहले से गुस्से में थे, और कारतूस की अफवाह ने आखिरी चिंगारी, मतलब ये चिंगारी का काम करता है। ये जो सबसे बड़ा मेन कारण जो होता है ना, ये कारतूस वाला होता है। कारतूस का ये एक चिंगारी के जैसे काम करता है, और बहुत तेजी से लोगों के अंदर ये चिंगारी फैलती है, और ये 1857 की लड़ाई का कारण बनता है। और विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ में होती है। और यहाँ के सिपाहियों ने कारतूस चबाने से मना कर देते हैं। सिपाहियों ने क्या कर देते हैं, कारतूस जो इनफील्ड राइफल्स होती है उनके जो कारतूस लगते हैं वो चबाने से मना कर देते हैं। चबाने से जब मना करेंगे तो आप कारतूस को राइफल में भरेंगे नहीं, और राइफल में जब डालेंगे नहीं तो राइफल चलेगा नहीं। तो इसके लिए वो चबाने से कितने सिपाही मना किए थे, 85 यानी 85 सिपाही मना किए थे। और इन सभी सिपाहियों को सजा मिली थी। अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की थी, इनको सजा दी थी, जिससे बाकी सिपाही क्या कर गए, भड़क गए। इन सब चीजों को लेकर वो भड़क गए। उन्होंने जेल तोड़ दी, जो अंग्रेजों की जेल थी उनको तोड़ देते हैं, जेल को तोड़ देते हैं, और अपने साथियों को छुड़ाया। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। उनके जो साथी जेल में बंद थे उनको छुड़ाते हैं, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, अधिकारियों पर ये हमला कर देते हैं। ये जो सिपाही थे जेल को तो तोड़ देते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। मेरठ से कई विद्रोह की चिंगारी जो होती है पूरे देश में फैल जाती है, धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। और ये चिंगारी जो होती है जल्दी ही कहाँ तक पहुंच जाती है, ये दिल्ली तक पहुंच जाती है। जल्दी कहाँ तक, दिल्ली तक पहुंच जाती है, कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, बिहार हो गया। इन सब जगहों पर बहुत तेजी से इलाकों में फैल जाती है, और विद्रोह भड़क जाता है। अब देखिए, ये जो विद्रोह होता है, ये विद्रोह इतना तेजी से भड़क जाता है कि इनमें बड़े से बड़े नायक इस विद्रोह में कूद जाते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर विद्रोह होता है, और इनमें कई वीरों का बलिदान इसमें शामिल होता है। जैसे अगर पहली हम बात करते हैं दिल्ली की बात करें, तो विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कर लेते हैं, और बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था उसको अपना नेता घोषित कर लेते हैं। किसको, बहादुर शाह जफर को। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, लेकिन जो अंतिम मुगल शासक था, बादशाह था बहादुर शाह जफर, ये जब विद्रोही सिपाही दिल्ली कूच करते हैं, तो उन कूच के दौरान दिल्ली को पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद जो अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, इसको अपना नेता घोषित कर देते हैं। और ये नेता मतलब बहादुर शाह जफर भी इनका साथ देता और इनका नेतृत्व करता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए बहादुर शाह जफर जो होता है बूढ़ा और कमजोर भी हो चुका था, ये पहले से बूढ़ा कमजोर हो चुका था, फिर भी इसने विद्रोहियों का साथ देता है। और दिल्ली में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। लड़ाई तो होता है सिपाहियों के साथ वर्सेस ये अंग्रेजों की लड़ाई होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये अंग्रेज फिर से दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं, अपने हाथ कब्जा कर लेते हैं। अगला जो जगह है वो है झांसी। अगला जगह है क्या, झांसी। दिल्ली तो देख लिए, अब चलिए झांसी हम लोग देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने बहुत सुना होगा है, यही रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की सबसे मशहूर नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने झांसी को बचाने के लिए, झांसी जगह मथुरा के पास है, झांसी को बचाने के लिए ये अंग्रेजों से जमकर लड़ाई करती हैं। और इनकी जो अगर वीरता की कहानी मतलब कहें तो बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, आज भी स्टोरी इनको पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, आज भी इनकी जो कहानी है, स्टोरी है, बहुत ही फेमस है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो है झांसी वाली रानी, ये मतलब जो कविता आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये झांसी की रानी अंग्रेजों से एकदम कड़ी टक्कर लेती हैं। अगर इनका देखना है तो मणिकर्णिका जाकर एक मूवी है उसको देखिएगा।
थर्ड नंबर पर जो आता है लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ, तो देखिए लखनऊ, यहाँ बेगम हजरत महल ने, कौन, बेगम हजरत महल, ये बेगम हजरत महल ने ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। बेगम हजरत महल विद्रोह कर देती है, विद्रोह कर देती हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने अवध के लोगों को एकजुट करती हैं, अवध के लोगों को, अवध के लोगों को क्या करती हैं, एकजुट करती हैं, और एकजुट करके ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती हैं। और इनकी जो लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही लंबा इनकी लड़ाई चलता है। और अगला जो जगह है कानपुर, चौथा नंबर पर है कानपुर। कानपुर, कानपुर में कौन विद्रोह करते हैं, नाना साहेब और उनके जो सहयोगी तात्या टोपे। तो दो लोग होते हैं नाना साहेब, ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत ही फेमस हैं 1857 की लड़ाई में, नाना साहेब हो गए और तात्या टोपे, तात्या टोपे, ये लोग विद्रोह कर देते हैं और ये विद्रोही के नेतृत्व भी करते हैं, नेतृत्व भी, ये दोनों नेतृत्व भी करते हैं कानपुर में। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब ये पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे, दत्तक, दत्तक पुत्र थे। तो ये अंग्रेजों की नीतियों से ये भी नाराज थे। और तात्या टोपे ने तो गुरिल्ला जो युद्ध की रणनीति था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वो गुरिल्ला रणनीति से अपना वो लड़ाई करते थे, वैसे ही तात्या टोपे ने भी, ये तात्या टोपे ने गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों से लड़ाई की है। गुरिल्ला रणनीति से ये अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं। बिहार में देखें तो बिहार का जो कुंवर सिंह होते हैं, कुंवर सिंह, वहाँ के जो कुंवर सिंह हैं, यहाँ पहले तो 5वां नंबर पर है कौन, बिहार। तो बिहार का कुंवर, कुंवर सिंह, ये एक बुजुर्ग जमींदार थे, जमींदार थे, ये भी अंग्रेजों से काफी नाराज थे। तो ये बिहार के जो आरा जिला है, आरा जिला, तो आरा जिला में ये विद्रोहियों का नेतृत्व, विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो 1857 की ये जो लड़ाई है ना, काफ़ी हर जगह पर ये फैल चुका था और हर जगह पर कोई ना कोई इसका नेतृत्व कर रहा था उस विद्रोहियों के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए इनकी उम्र, कुंवर सिंह का उम्र कितना था, 80 साल का था, 80 साल के करीब के थे। फिर भी इन्होंने अंग्रेजों से ये लड़ते हैं और ये विद्रोहियों का नेतृत्व भी, विद्रोह का नेतृत्व भी करते हैं। तो सोचिए ये लड़ाई कितना आग के जैसा फैला होगा और कितना अंदर गुस्सा होगा ये 1857 की लड़ाई। और इस लड़ाई को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना भारत के हर जगह पर ये फैल चुका था और हर लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी कि अब हमको जो भारत है ना, इन अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, स्वतंत्र होना है। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई इसको बोला जाता है। और यहीं से गेम चेंजर भारत की है ना, यहीं से गेम चेंजर चेंज होता है। देखिए क्या चेंज होता है, देखिए ये जो लड़ाई है उतना सफल तो नहीं होता है, लेकिन एक गेम चेंज साबित होता है। इसका नतीजा निकलता क्या है, नतीजा पर भी बात कर लेते हैं, कंक्लूजन पूरा। 1857 का विद्रोह कई कारणों से पूरी तरह सफल नहीं हो सका, क्योंकि देखिए इनमें एकता की कमी भी थी। एकता की कमी कहाँ से आती है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे और कोई एक साझा योजना नहीं थी। तो मतलब नेता जो थे ना, नेता अलग अलग थे, हर जगह पर अलग अलग थे, इनका अलग अलग विचार था, अलग अलग अपना विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इनका अलग अलग विचार था। इसलिए इनके जो एकता की बात होती है, ये एक जगह आपस में सामंजस्य नहीं थी। तो ये सफल नहीं होने का मतलब, असफल का कारण, ये पहला पॉइंट ये बनता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेजों की ताकत, अंग्रेजों की ताकत क्या है भाई। देखिए अंग्रेजों के पास क्या था, बेहतर हथियार था, जैसे राइफल हो गया, बंदूक हो गया, तो तोप हो गया, ये सब हथियार थे अंग्रेजों के पास, क्योंकि वो मॉडर्न थे, उनके पास संसाधन था, संगठन था। तो उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए मतलब पूरी तरह से ताकत अपना झोंक दिए थे।
और उसमें सफल भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी विद्रोह को ऐसे कुचलने के लिए तो काफ़ी ताकत झोंकते हैं और सफल भी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर ये आता है कि कुछ भारतीयों का साथ, मतलब भारतीय इसमें जो लोग थे वो गद्दार भी निकले, भारतीयों का भारतीय साथ भी दिए ये अंग्रेजों का। जैसे कई भारतीय रियासत हो गए और लोग अंग्रेजों के साथ थे। तो इसमें गद्दार की बात करें, सीधे सीधे गद्दार की बात करें तो जैसे सिख और गोरखा सिपाही, गोरखा सिपाही, सिपाही हो गया, सिख हो गया। तो इनमें से सभी सिख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे हिस्ट्री में बस जो लिखा है मैं बस वही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें से जो भारतीयों का कई साथ मिला था, गोरखा सिपाही हो गया, सिख सिपाही हो गया, ये जो थे ये अंग्रेजों का साथ देते थे। तो साथ देने की वजह से लोगों के अंदर जो था ना वो एकता की भावना इसमें नहीं जाग सकी। तो इसलिए ये 1857 की जो लड़ाई है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। 1858 तक 1858 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में ये सफल हो जाते हैं। और जो बहादुर शाह जफर को रंगून, अभी अभी का जो यंगून है म्यांमार, वहां पर भेज देता अंग्रेज जो थे। बहादुर शाह जफर, मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, ये किसका साथ दिया था? विद्रोहियों का। तो ये अंग्रेज क्या कर देते हैं, ये बहादुर शाह जफर, यहाँ पर समझिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देते हैं लोग, रंगून। ये बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देता है जो आज का म्यांमार है, जहां पर इसकी मतलब बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई हो गई और तात्या टोपे जैसे कई नायकों ने अपनी इसमें जान गंवा देते हैं। 1857 की लड़ाई में कई नायक जो होते हैं, वीर होते हैं, नायक हो गए हैं, वीर हो गए हैं, ये अपनी जान गंवा देते हैं इन लड़ाइयों में। मंगल पांडे का नाम सुना होगा, सबसे मैंने वो बताना ही भूल गया, ये जो मंगल पांडे थे ना, ये कारतूस वाले जो अफवाह फैला था उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिए थे। ये मंगल पांडे पहले अंग्रेजों के मतलब ही सिपाही थे। जब इनको पता चलता है कि कारतूस में चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी मिलाया जाता है, तो ये बहुत गुस्सा हुए थे और ये जो अफवाह फैली थी, ये सबसे बड़ा कारण मंगल पांडे, सबसे ज्यादा विद्रोहियों का, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाए थे मंगल पांडे ही पहुंचाए थे। तो इस चीज को मत भूलिएगा। और हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह फैला था, विद्रोह हुआ, इसके बाद क्या क्या बदलाव होता है, बदलाव भी देख लेते हैं। बदलाव क्या क्या होता है। हालांकि मतलब विद्रोह को तो दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा 1858 में, लेकिन जो ब्रिटिश शासन होती है ना, ब्रिटिश शासन, इसकी जो नींव जड़ जो होती है, जड़ उसको हिला देती है। कौन? 1857 की लड़ाई। ये 1857 की लड़ाई है ना, ये इसकी जड़ को हिला देती है ब्रिटिश शासन को। अंग्रेज डर जाते हैं। जैसे पहले नंबर पर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, इसका अंत कर दिया जाता है। मतलब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, इसका जो शासन है इसको खत्म कर देता है, खत्म कर दिया और सीधे भारत को कहां से लिंक कर देता है, यानी ये जो भारत है, भारत को लिंक कर देता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। क्राउन जो वहां का राजा होता है, ब्रिटिश क्राउन, राजकुमार हो गया, राजा हो गया, तो उसके अधीन कर देता। अब जितना नियम बनाएगा, अब ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन में बैठे बैठे ये नियम बनाएगा भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भारत अब किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको पूरी तरह से ये 1858 में इसको खत्म कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पर है कि नई नीतियां बनाई गई। जैसे ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वो भारतीयों के धर्म हो गया, परंपरा हो गया, धर्म परंपरा में वो दखल नहीं देगा। रियासतों की जो जमीन छीनने की नीति है, जैसे उसका वारिस अगर मर जाता है या वारिस ही नहीं है तो उसकी रियासत पहले किसकी हो जाती थी? वो अंग्रेजों की हो जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी। तो जो ये रियासत वाला नीति था, रियासत नीति बोले तो ये इसको भी खत्म कर देता। मतलब अब ये छीनने की नीति को बंद कर देता है। थर्ड नंबर पर राष्ट्रीय चेतना का जन्म, राष्ट्रीय चेतना का दम।
यानी इस विद्रोह के बाद क्या क्या बदलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है, नई नीतियां बनती हैं, राष्ट्रीय चेतना होता है। राष्ट्रीय चेतना मतलब इस विद्रोह से भारतीयों में क्या आ जाती है? एकता आती है, एकता आ जाती है। आज़ादी की भावना, आज़ादी की भावना उत्पन्न हो जाती है। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। जो ये आज़ादी की भावना ही लास्ट में क्या होती है? स्वतंत्रता आंदोलन का ये आधार बनता है। स्वतंत्रता आंदोलन का, आंदोलन का क्या बनता है? एक आधार बनता है। जैसे देखिए चेतना कैसे जागी? क्योंकि लोगों के अंदर ये पता चल गया कि 1857 में ये जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच, ये जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था, तो अंग्रेज तो काफ़ी डर गए 1857 में, और 1800 आते आते 58 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो अंग्रेज डर गए और डरने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सीधे ब्रिटिश क्राउन के मतलब लिंक कर देते हैं। अब ब्रिटिश क्राउन इसका नियम बनाएगा भारत के अंदर, नई नीतियां बनाती हैं। तो लोगों को ये लगा कि 1857 की लड़ाई जो है, अभी तो ये छोटा मोटा लड़ाई विद्रोह था, अगर हम लोग एकता से डटे रहें, एक आंदोलन चलाते हैं स्वतंत्रता का, तो हम पूरी तरह से इन अंग्रेजों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर यह राष्ट्रीय चेतना का ये जन्म होता है, और यही जो होता है ये एक स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म लेता है। क्या होता है? स्वतंत्रता आंदोलन का एक जन्म लेता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, 1947 तक ये भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। तो अभी आज़ाद करने से पहले अभी भी हम लोग देखेंगे इसके बीच में क्या क्या अभी आंदोलन होता है, क्या क्या सुधार होता है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी महात्मा गांधी भी बच जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इस बगावत को, जो 1857 की लड़ाई है, ये जो बगावत ही नहीं थी बल्कि भारतीयों के दिलों में क्या थी? आज़ादी की पहली चिंगारी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इसमें दिखाया गया हिंदू मुस्लिम सिख जो सिपाही हो गए, किसान हो गए, राजा रजवाड़े हो गए, सभी एकता के साथ ये चुनौतियों को वो सामना करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे इन वीरों को भी आपने देखा होगा कैसे वो अपनी जान का न्यौछावर करते हैं। तो आई होप कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि वीडियो तो उम्मीद करता हूँ तो पसंद आया ही होगा। ये 1857 की लड़ाई यही एक जड़ बनता है स्वतंत्रता संग्राम की, आज़ादी दिलाने की। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद 1857 के बाद होता क्या है। बस चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।